फोकस स्टडी विद अभी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। देखिए, एरिया वाला सेगमेंट में आज हमारा आखिरी लेक्चर है। मैंने आपको लगभग सारी फिगर्स की जानकारी दे दी है एकदम सटीक वे में। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको एरिया का कंसेप्ट बताया, उसके बाद मैंने स्क्वायर और रेक्टेंगल से कितने टाइप के सवाल आते हैं वो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बताया। उसके बाद मैंने सर्कल के ऊपर जितने टाइप के सवाल बन सकते थे मैंने उसको बताया। और आज जो फिगर हमारा बच गया, लाइक आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, जो भी हमारा आज बचा हुआ वो आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और गाइस, थोड़ा सपोर्ट करो यार, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत से एक एक क्लास को दे रहे हैं यार। भोजपुरी में एक गाना बनता है, लाल घाघरा पीला घाघरा, हल्ला चोली नीला चोली, ये वो चाटना बाटना, तो उसको यार 200 मिलियन 500 मिलियन व्यूज आता है। और उससे आपका जीवन खराब होना है अच्छा तो रत्ती भर नहीं होगा। और इस लेक्चर से आपका ना जीवन बनेगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जीवन बनेगा। और आप सपोर्ट देने से पीछे हट रहे हो यार, थोड़ा सपोर्ट करो। आपका सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन है, हम लोगों के लिए मोटिवेशन है, इस चैनल के लिए मोटिवेशन है। ये इनकरेज करेगा हम लोगों को कि हम लोग और अच्छा करें और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको लाके दे। संभव हो तो ऐसा लाके दे दे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। तो ये तभी हो पाएगा जब यार आप हमें सपोर्ट करोगे। अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ऐसे में लोग क्या हताश हो जाते हैं और अच्छे अच्छे टीचर जो है प्लेटफॉर्म ये छोड़ के चले जाते हैं। यार, कई एक टीचर आपका एग्जाम्पल है जो अच्छे अच्छे टीचर, ज्ञानी टीचर, जो एक बार आपको समझा दे, पढ़ा दे तो जीवन भर आप नहीं भूलेंगे। वैसे लोग आज जिनको सपोर्ट नहीं मिला ना, आंडू पांडू लोग छा गए हैं। तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। देखिए, सवाल कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका दो साइड इक्वल होता है ना, और एक साइड अलग होता है, तथा तीसरी भुजा 30 सेंटीमीटर है। उसका जो दो इक्वल साइड है वो 20 सेंटीमीटर ईच है, और जो थर्ड साइड है वो 30 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो आप देखिए, आप पहले फिगर से समबाहु त्रिभुज कैसा होता है अपने दिमाग में उतार लीजिए। समद्विबाहु ये ऐसा त्रिभुज है जिसका दो साइड बराबर होता है। कोई दो साइड हमेशा बराबर होता है। तो ये आपका बराबर साइड है 20 सेंटीमीटर, ये भी मेरा 20 सेंटीमीटर है, और जो एक साइड है वो है हमारा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए, दो साइड बराबर होता है। तो इसका एरिया, तो जो दो बराबर साइड है उसको हमने ए नाम दिया, और जो हमारा इक्वल साइड नहीं है हमने उसको बी नाम दिया। तो इसका एरिया जब पूछे ना तो आप इसको डायरेक्ट एरिया इक्वल टू b/4√4a² - आप इसको याद रखिएगा डायरेक्ट, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे और आपको साइड्स के बारे में जानकारी दे देता है, आपको भुजाओं के बारे में जानकारी दे देता है, तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो b हमारा क्या है 30/4√4 इंटू a क्या है हमारा, a है 20 और 20 का स्क्वायर 400 माइनस 30 का स्क्वायर 900, ठीक है। तो 4 चौक 1600 में 900 गया तो क्या बना मेरे भाई 700 बना, ये 700 बना। और हम 700 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 100, और 100√100 मतलब क्या 10। समझने के लिए, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए हम 700 को 7 गुना 100 लिख सकते हैं, और √100 का वैल्यू 10 मतलब हम इसको 10√7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम 700 को 10√7 भी लिख सकते हैं सॉल्व करके। तो 10√7 और 10 गुना 30 मतलब 10 गुना 30 मतलब ये हो जाएगा 300/4 और √7, और 300 को 4 से भागा देंगे
तो ये हमारा बनेगा 75√7। क्या होगा? 75√7। तो ये इतना कैलकुलेटिव नहीं था, समझाने के लिए मैंने इतना कैलकुलेशन किया। देखिए सब लोग का समझने का अंदाज एक जैसा नहीं होता है, तो सबको लेके चलना होगा। ऐसा नहीं कि आप तेज हैं, आपको बहुत आता है तो सर ये क्या लिख रहे हैं, ये तो एक लाइन में, हाँ आपसे एक लाइन में होता है लेकिन सबसे नहीं होता है, सबको लेके भी तो चलना है दोस्त, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 75√7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपको अगर समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बता दिया जाए और ऊंचाई बता दिया जाए, तभी आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि एक समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, हर एक क्वेश्चन में फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, अब हमें समझाना है तो भैया फिगर बनाना होगा। ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका तीनों साइड जो है बराबर है और इसका जो हाइट दिया हुआ है ना वो 15 सेंटीमीटर है। तो हाइट का फॉर्मूला हम आपको क्या बताए हैं, √3/2 इंटू a, और हाइट हमारा क्या दिया हुआ है 15 बराबर √3/2 इंटू a। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, मतलब 30/√3 हमारा क्या हो जाएगा, a का वैल्यू। a हमारा क्या है, प्रत्येक साइड का लेंथ, इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का। तो हमें एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू a स्क्वायर। a मतलब भुजा का स्क्वायर और भुजा हमारा कितना है 30/√3, तो इसका स्क्वायर होता है। तो सवाल को देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। हम आपके लिए अच्छे सवाल लेके आते हैं जिनसे आपका कंसेप्ट मजबूत होगा, और अगर एग्जाम में आ भी जाता है, ये थोड़े मुश्किल सवाल होते हैं क्योंकि ये थोड़े लेंदी होते हैं, आपको समझने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, और अब जब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तब आपका माइंड जो है शार्प होगा। तो आप समझिए ध्यान से। कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल शेप का एक चारागाह है। चारागाह समझते हैं, जहाँ पे जानवर जाके अपना चारा खाते हैं, ऐसा फील्ड है, खेत है। तो जो फील्ड है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण आकार का है, समकोण ट्रायंगल के आकार का है, जिसकी दो लंब भुजाएं 6 मीटर और 8 मीटर है। उनका दो लंब भुजाएं 6 मीटर और 8 मीटर है, जिसके प्रत्येक शीर्ष पर हर एक वर्टेक्स पे, राइट एंगल ट्रायंगल के हर एक वर्टेक्स पे एक घोड़ा बांधा गया है। चारागाह का कितना क्षेत्रफल को वो चर पाएंगे। पूछा है कि वो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उस खेत का कितना भाग, कितना हिस्सा वो लोग चर पाएगा यदि उनकी रस्सी की लंबाई 3 मीटर है। देखिए रस्सी की लंबाई 3 मीटर है। अब क्या क्या दिया है और कैसे इसको समझेंगे, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहला जिक्र है वो राइट एंगल ट्रायंगल का है, समकोण त्रिभुज का है। तो भैया जैसे ही समकोण त्रिभुज आए ना, तो आप सबसे पहले एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए। देखिए इस क्वेश्चन के लिए एग्जाम में आपको फिगर बनाना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ सबको समझाना है, तो फिगर के जरिए ही बेहतर समझाया जा सकता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है हमेशा, और वो कौन सा एंगल होता है, वो एंगल होता है आपका जब दो साइड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, जब दो साइड एक दूसरे पे लंब हो, ऐसे सीधा। और यहाँ जो एंगल बनता है ना इस कॉर्नर पे, यही एंगल 90 डिग्री का होता है हमेशा। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल क्या है 90 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों साइड को मैंने एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बनाया है, ठीक है। और जो ये दोनों साइड होते हैं ना, इनको नाम दिया जाता है। किसी एक को आप बेस कह लीजिए और किसी एक को आप परपेंडिकुलर कह लीजिए, परपेंडिकुलर, ठीक है। नहीं तो बोलेंगे भैया कि सर तो इंग्लिश में बोलते ही नहीं है। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, और इसको H से डिनोट करते हैं, H से डिनोट करते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं और इसको B से डिनोट करते हैं। आपको ध्यान रखना है, बेस के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ
कि बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस फिक्स रहता है। ये हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ही होता है, और 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है हाइपोटेनस, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, वैसे भी आपको ज्योमेट्री में बताया जाएगा कि बड़ी कोण के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा बड़ी होती है, या इसका वाइस वर्सा उल्टा भी, बड़ी भुजा के सामने का कोण हमेशा बड़ा होता है। ये आपको ज्योमेट्री में बताया जाएगा। यहाँ बस बेस के लिए। अब देखिए इनका लेंथ दे दिया है, ये है 6 मीटर और ये है 8 मीटर। वैसे इस लेंथ से सवाल का कोई मतलब नहीं है, बस उलझाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इनके तीनों शीर्ष पे, यहाँ पे और यहाँ पे 3 घोड़ा बंधा है, जिनकी रस्सी की लंबाई 3 मीटर है। और घोड़ा को ना फील्ड के अंदर ही घास खाना है, ऐसा ना कि ये घूम के इधर या इधर आ जाएगा, ये इसी के अंदर खाएगा घास। तो भैया जितना लंबा रस्सी है उतना ही लंबा एरिया में ना वो घूम के खाएगा घास, इतना ही लंबा एरिया में ना ये खाएगा, इधर घूम के ना, इससे बाहर उसको नहीं जाना है। सेम यहाँ भी एक 3 मीटर लंबा रस्सी है, तो वो इस एरिया में घूमेगा, इसी एरिया में खाएगा घास। और सेम यहाँ भी 3 मीटर लंबा रस्सी है, तो वो इसी एरिया में घास खाएगा, इसी खेत के अंदर ये वाला एरिया वो घास खाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्या ये तीनों वृत्तखंड नहीं है? क्या ये तीनों वृत्तखंड नहीं है? ये हमारा सेंटर बनेगा, और जो रस्सी का लंबाई है वही तो इसका रेडियस बनेगा। अगर घोड़ा घूमना चाहे तो वो इधर चारों तरफ भी घूम सकता है, इधर घूम सकता है, और सेंटर से हर तरफ रस्सी का लंबाई 3 मीटर ही होगा, और केंद्र से परिधि का जो दूरी होता है वही तो आपका रेडियस होता है कि नहीं? तो इधर हम लोग को नहीं जाना है। जो घोड़ा घास खाएगा ना वो इसी फील्ड के अंदर खाएगा। तो ये फिगर मैंने आपको समझाने के लिए बनाया कि ये जो बन रहा है एक ना वृत्तखंड बन रहा है। ठीक है, वृत्तखंड जैसे कि आप गोल सा बर्थडे केक लाते हैं और बोलता है सब हैप्पी बर्थडे, और एक चाकू इधर लगाते हैं, एक चाकू इधर निकालते हैं, और इस टुकड़ा को आप खा जाते हैं। तो ये जो आपका टुकड़ा निकला ना, ये इसी को बोलते हैं वृत्तखंड, वृत्त का एक टुकड़ा। ठीक है, तो आप जब टुकड़ा को निकालते हैं ना साहब, तो आप दोनों रेडियस से ऐसे जब काटते हैं तो इनके बीच में ना एक एंगल बनता है। यहाँ पे एक एंगल बना, एक एंगल आपका यहाँ बना, और एक एंगल आपका यहाँ बना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए एंगल आना जरूरी है, लेकिन इसमें तो तीनों एंगल अलग अलग है। सबसे मज़ेदार बात यही है समझने वालों के लिए, क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, और थीटा की जगह पे हम वही एंगल का वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ का एंगल है 90 डिग्री, यहाँ का एंगल मालूम नहीं है, यहाँ का एंगल मालूम नहीं है। हाँ, ये मालूम है कि इन दोनों एंगल का सम जो है हमेशा 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि एक 90 डिग्री यहाँ पे है, तो इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो भैया एंगल तो हमारा अलग है, और ऊपर से 2 एंगल मालूम नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ कॉमन है कि रस्सी का लंबाई तीनों जगह बराबर है, मतलब रेडियस हमारा बराबर है। और अब एक बात आप समझिए कि अगर हम इस तीनों एंगल को जोड़ दें, जब आपका ट्रायंगल में ऐसा सवाल आए और आपका एंगल आपको समझ में ना आए, एंगल आपको ना दिया गया हो, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, इस तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो आपको थीटा की जगह पर 180 डिग्री पुट करना है। यही इस सवाल का मास्टर स्ट्रोक था, की पॉइंट था। ठीक है, अब ये सवाल कुछ नहीं बचा। तो जी अब हमें कितना क्षेत्रफल वो चर पाएगा उसके लिए फॉर्मूला क्या है? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब आप देखिए हर एक ऑप्शन में आपका पाई दिया हुआ है, इसका मतलब पाई को एज इट इज छोड़ देना भाई, एकदम दिमाग को खुला रखना, एक नज़र ऑप्शन पे भी आपका रहना चाहिए। ठीक है, तो पाई को सोल्व करना नहीं है। रेडियस हमारा है 3, जो रस्सी का हमारा लंबाई है वही हमारा क्या है? रेडियस है। तो पाई को पाई रहने दो, आर की जगह पर 3 3 3 9 गुना थीटा की जगह पर 180 डिग्री बटा 360
60 डिग्री। तो ये 180 दूना 360, ये हमारा क्या बचा 9π/2 और 9 का आधा क्या 4.5 मीटर स्क्वायर, मतलब हमारा आंसर हो गया ये 4.5 मीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए इस सॉल्यूशन को ध्यान से, ठीक है। जो समझदार बंदा होगा ना वो इस पे दिमाग ही नहीं लगाएगा, वो डायरेक्ट वो देखेगा कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, वो डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे सवाल को तुरंत सेकंड में तोड़ देगा। इन दोनों साइड से कोई मतलब ही नहीं है, इन दोनों साइड से कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमें पूछता कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का कर्ण का लंबाई कितना है, हाइपोटेनस कितना है, तब हम इन दोनों साइड का यूज करके पाइथागोरस थ्योरम से हम इस तीसरा वाला हाइपोटेनस को निकालते हैं। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लिख लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग, मतलब जो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप ये चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो वहाँ पे ये आपके लिए यूजफुल होगा, तो इसको याद रखिएगा। अब मान लीजिए कि इसी सवाल में हमसे पूछ देता कि कर्ण का लंबाई कितना है, तो जी कर्ण का लंबाई कितना है, h² मालूम है, p हमारा मान लेते हैं 6 6 6 36 प्लस ये हमारा 8 है तो 8 64, 36 और 64 100। तो हमें h निकालना है तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा √100 का वैल्यू कितना 10 हो जाएगा, और 10 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात को समझ में आया? बहुत अच्छा सवाल था ये कंसेप्ट वाला, क्योंकि आपको एग्जाम में ये सवाल कंफ्यूज कर देता, क्योंकि यहाँ पे एंगल पुट करना सबसे बड़ा बात था। और बेहतरीन सवाल, ये सवाल भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, कहीं से हमको ये सवाल दिखा था, इसीलिए मैंने इस सवाल को लिया और इसमें मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा साथ में। देखिए कहता है कि किसी ट्रायंगल की भुजाएं, कोई भी एक हमारा ट्रायंगल है, उसका जो साइड्स है वो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इस ट्रायंगल की मध्य बिंदुओं को मिलाने से, देखिए यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, इस ट्रायंगल की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने ट्रायंगल का क्षेत्रफल एरिया कितना होगा। कहता है सवाल कि एक हमारा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के सभी साइड के मिड पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा छोटू सा बीच में, उस छोटू सा ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना होगा। ये देखिए ये सवाल आपका ज्योमेट्री में भी पूछता है और एरिया वाले सेक्शन में भी पूछता है, मतलब बाय एंड लार्ज ये एग्जाम में दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। आप एक बात हमेशा याद रखिए कि जिस आपको कोई भी ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल का साइड 3 4 5 दिखता हो लगातार इंटीजर, तो ये ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाला पहला इंटीजर 3 4 5 है, जिसको आप लोग ट्रिपलेट के नाम से भी जानते हैं। ट्रिपलेट समझते हैं ना? ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले जो हम कंसेप्ट बताएंगे उस क्लास में आपको हम ट्रिपलेट का जानकारी देंगे। फिलहाल आप यहाँ पे इतना याद रखिए कि 3 4 5 वाला 3 4 5 साइड वाला जो आपका ट्रायंगल होगा वो हमेशा समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। आप यहाँ फिलहाल इतना याद रखिए, ठीक है। जब भी आपको 3 4 5 दिखेगा 3 4 5, तो वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाला पहला ट्रिपलेट आपका 3 4 और 5 है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अभी मैंने आपको बताया h² = p² प्लस b²। तो आपको मालूम है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो होता है कर्ण, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, रेस्ट जो 2 साइड बचता है उसका स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो 3 4 5 देखिए, 5 का स्क्वायर कितना 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25। तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाला पहला इंटीजर जो कि लगातार है वो 3 4 5 है। तो 3 4 5 आपको जब भी दिखेगा इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा कुछ नहीं है।
अब आपका ये इशू तो खत्म हो गया। अब बोलता है कि इस ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाना है। तो हर साइड्स पे आप एक मिड पॉइंट ड्रॉ करिए, ठीक है, ये मिड पॉइंट, और इनको आप ऐसे मिला दीजिए, अब जब इसको आप ऐसे मिला दिए तो आप देखिए कि यहाँ भी एक ट्रायंगल बना, और साथ ही साथ किसी भी ट्रायंगल, ये थ्योरी जो है किसी भी ट्रायंगल के लिए लागू है, किसी भी ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को जब आप मिलाएंगे ऐसे, तो वो ट्रायंगल आपका 4 छोटू ट्रायंगल में बट जाएगा, 4 छोटू ट्रायंगल में बट जाएगा। और बटने सिर्फ बटेगा ही नहीं, वो जो 4 छोटू ट्रायंगल होगा ना, इन चारों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। अब पूछा है कि इस छोटू वाला ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना है। तो अगर आपको इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं बता दूं तो आप उसको 4 से भाग देके या उसको 4 भाग में बांट देंगे तो चारों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट H फॉर हाइट, हाइपोटेनस नहीं, H फॉर हाइट। और हाइट यहाँ पे आप जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, आप किसी एक साइड को ले सकते हैं, या यही हाइट आपका परपेंडिकुलर भी कहलाता है, परपेंडिकुलर, या यही हाइट इन दोनों भुजाओं में से, इन दोनों भुजाओं के गुणनफल का आधा। आप इसको ऐसे समझिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपको निकालना हो तो जो जहाँ पे 90 डिग्री बनता है ना, उन दोनों भुजाओं के गुणनफल का आधा इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। आप इसको सीधा समझिए। तो हाफ इंटू 3 इंटू 4 और 2 से काटे 2 बार में कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरा ट्रायंगल का एरिया हुआ ना। तो इस छोटू का हमसे पूछा है, तो छोटू का कैसे निकलेगा भाई, सबका तो क्षेत्रफल बराबर है, मतलब 6 को बांटना होगा 4 भाग में, तो बांटेंगे तो सबका क्या आएगा, 1.5 1.5 आएगा ना, 1.5 1.5 और 1.5 और 1.5 इनको जोड़ेंगे तो कितना, 6 आएगा। इसका मतलब जिसका भी आपसे पूछ दे, या छोटू का या किसी का भी, तो उसका आंसर क्या होगा, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आपको 2-3 बातें याद रखना है। पहला बात कि त्रिभुज कोई भी हो, अगर उसके भुजाओं के उनके साइड्स के मिड पॉइंट को ऐसे हम अगर मिला देंगे ना, तो वो ट्रायंगल हमारा 4 बराबर हिस्सा में बट जाता है, 4 बराबर हिस्सा में बट जाता है। यही इस सवाल का मेन थीम था, नहीं तो इस सवाल में था कुछ नहीं। आप जब इस बात को समझ गए तो आपको देखना है कि हमारा एक ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड 3, 4, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब 3, 4, 5 पहला इंटीजर है लगातार जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, और सबसे छोटा ट्रिपलेट का ग्रुप भी है ये। तो जी इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हाइपोटेनस की आवश्यकता नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल हम खटाक से निकाल लेंगे कि इन दोनों भुजाओं को 4 तिया 12, 12 का आधा कितना 6, और 6 को 4 बराबर भाग में बांट देंगे, 1.5 और एक हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, एकदम आसान। कहता है कि एक समलम चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम बोलते हैं, समलम को क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम, कि 2 समांतर भुजाओं की लंबाई, एक ट्रेपेजियम है, उनका 2 पैरेलल साइड का लेंथ दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई, उसका जो हाइट है ट्रेपेजियम का, वो आपका 10 सेंटीमीटर है। तो बोला है कि ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल कितना। बहुत ही आसान सवाल है। आप एक बात समझिए कि ट्रेपेजियम और रोम्बस से सवाल बहुत आसान आता है, और एरिया में सबसे कम सवाल या नहीं के बराबर जो सवाल आता है वो है आपका स्केलेन ट्रायंगल से विषम, क्या बोलते हैं उसको, स्केलेन ट्रायंगल, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, स्केलेन ट्रायंगल को, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड बराबर ना हो उसको क्या बोलते हैं, विषम बाहु ट्रायंगल, विषम बाहु
ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल से सवाल बहुत कम आता है। हाँ, स्केलिन ट्रायंगल से ना आपका ज्योमेट्री में सवाल डालता है, अच्छा सवाल डालता है। ठीक है, अब ये देखिए, और हमारा जेएसएससी में झारखंड में जो भी एग्ज़ाम है ना, उसका लेवल एसएससी के सारे एग्ज़ाम के लेवल से नीचे रहा है आज तक, जो भी वनडे एग्ज़ाम है। ठीक है, देखिए, तो जैसे ही मेरे सामने आया वर्ड ट्रेपेजियम समलम, तो ऐसा फिगर बनाना है। देखिए, इस सवाल में फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या मालूम बहुत लोगों को समझ में ना आएगा, तो इसीलिए फिगर बनाना ज़रूरी है। तो ऐसा फिगर बनाना है, ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसमें आमने सामने की दो भुजाएं समांतर हो, आमने सामने की दो भुजाएं समांतर हो, पैरेलल हो, और बाकी दो भुजाएं समांतर ना हो, पैरेलल ना हो। तो ये हमारा ट्रेपेजियम है, और इनका जो पैरेलल साइड है उनका लेंथ है 21 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो समझाने के लिए ये हमारा 21 सेंटीमीटर है और ये हमारा 9 सेंटीमीटर है। और ट्रेपेजियम का हाइट जो है, देखिए हाइट जो है, ये हाइट ना हमेशा ट्रेपेजियम पे परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप एक बात ये भी याद रखिएगा कि जैसे ही दोनों तरफ हाइट डालेंगे, तो ये साइड का दोनों ट्रायंगल जो है ना, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है, समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ हम हाइट की बात करेंगे वहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इसका जो हाइट दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका एरिया पूछा है। तो आपको सीधा ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया है, आप एक बात समझिए कि एरिया वाला चैप्टर में एरिया, वॉल्यूम और ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, इन सब और आपका एक हो गया अलजेब्रा, ये सब कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आपको फॉर्मूला, थ्योरम एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि आप इनका बेसिक से वहाँ नहीं जा सकते, बहुत वक्त लग जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखा जाता है। तो ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग। तो ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल है, तो इनका सम 21 और 9 30, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई दे रखा कितना 10। तो जी ये 2 से गया आपका 15 बार में, और 15 दिन है 150, कितना आ गया आंसर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे एक बात और समझिए, आपसे पूछ देगा कि जो पैरेलल साइड नहीं है उनका लेंथ बताइए, इसका लेंथ बताइए, आप इसका लेंथ बताइए, ये वाला साइड है इसका लेंथ बताइए। हम सबको ना नाम दे देते हैं ABCD। देखिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसमें और क्या आपसे पूछता है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फंस जाएंगे। ठीक है, देखिए, तो हमसे पूछता है कि जी जो साइड पैरेलल नहीं है इसका आप लेंथ बता दीजिए। मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि AD का लेंथ क्या है भाई, तो मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ जहाँ हाइट का बात होता है ना, वहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जो हमारा ट्रायंगल हुआ या ये हमारा ट्रायंगल हुआ, यहाँ तो हाइट बराबर है, या ये ट्रायंगल दोनों हमारा क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल हमारा ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अगर यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है, D से C हमारा 9 सेंटीमीटर है, तो भैया यहाँ से यहाँ का भी लेंथ हमारा क्या होगा 9 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ का लेंथ हमारा क्या होगा 9 सेंटीमीटर होगा। तो 21 में 9 गया तो कितना बचा भाई, 21 में 9 गया तो कितना बचा 12 बचा। तो भैया अब देखिए हम 21 को बांट देते हैं, ये हमारा 12 बचा, और शेष जो हमारा 21 में ये हमारा 9 बन गया, सामने दोनों साइड बराबर, और जो हमारा 12 बचा तो इधर 6 और इधर 6, इधर 6 और इधर 6। अब देखिए इसका 3 हिस्सा बना, 6 और 9 15 और 6 21, इसका टोटल लेंथ 21 सेंटीमीटर है ना, दिया हुआ है ना।
अब देखिए, अब ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये 10 है और ये 6 है। तो अगर हमसे ये साइड पूछा या ये साइड पूछा तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा, और पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो कर्ण का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो यहाँ ये हमारा क्या बनता है? हाइपोटेनस बनता है। आप इसको भी याद रखिएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो हमको निकालना है, और परपेंडिकुलर 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा? √136 सेंटीमीटर। ठीक है, √136 सेंटीमीटर है ना। तो इसका लेंथ क्या हो गया? √136 सेंटीमीटर। तो देखिए, आप एक बात याद रखिए, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए सारी बातें जान के आप रखिए। आपसे हाइट भी पूछ सकता है, तो हाइट भी आपको निकालना आना चाहिए। आपको इतना सारा चीज़ दे देगा। बात समझ में आया? तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो आपको याद रखना है कि जब जब आपको ट्रेपेजियम वर्ड आपके सामने एग्जाम में आएगा, ये समलंब वर्ड आपके सामने एग्जाम में आएगा, तो ऐसा फिगर आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए। और इसमें पूछेगा ज़्यादातर 99% टाइम में या तो आपसे एरिया पूछ लेगा, या तो ये दो साइड जो पैरेलल नहीं है इनका लेंथ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ट्रेपेजियम से ही। ठीक है, कहता है कि एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज, हिंदी में समलंब और इंग्लिश में ट्रेपेजियम। उसका एरिया दिया हुआ है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि उनकी समांतर भुजाओं का अनुपात, ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड बनता है ना, उनका रेशियो दिया है 3:5, 3:5 है, और उनके बीच की दूरी जो पैरेलल साइड है, जो हम अभी आपको जो हाइट बनता है, उस पैरेलल साइड का जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। मतलब उन दोनों साइड का हाइट दिया हुआ है, हाइट या दोनों का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाओं में से सबसे छोटी भुजा का लेंथ क्या है? देखिए, फिर से फिगर बनाते हैं आपको समझाने के लिए। वैसे फिगर बनाने की आवश्यकता आपको एग्जाम में नहीं है, आप सभी बातों को अच्छी से यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, तो जैसे ही भैया ट्रेपेजियम बोला तो हम ऐसे बना दिए। ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज ये हमारा है। ठीक है, इनका दो पैरेलल साइड है, इनका दो पैरेलल साइड है, और इनका जो इन दोनों भुजाओं के बीच जो दूरी है वो आपका दे दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन दोनों साइड का एक्चुअल लेंथ हमें नहीं मालूम है। इन दोनों साइड का लेंथ का रेशियो मालूम है 3:5। तो मान लेते हैं कि इस साइड, ये छोटे वाला साइड का ओरिजिनल लेंथ है 3x और इस साइड का ओरिजिनल लेंथ है 5x। कोई दिक्कत? 3x 5x और इनका हाइट दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी भुजा कौन है? ये 3 वाला, यही तो सबसे छोटी भुजा है। तो इसी का लेंथ हमसे पूछा है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए जी, इसका एरिया दिया हुआ 384। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये हो जाएगा 3x + 5x इंटू हाइट कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, और एरिया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 384 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हाफ इंटू 5 और 3 8x इंटू 12 सेंटीमीटर। देखिए, आपको ना यूनिट को भी काटना आना चाहिए। इधर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर काटेंगे तो क्या बचेगा? सेंटीमीटर। ये छोटा छोटा चीज़ आपको आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कभी कभी ऑप्शन में सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आपको उलझा देगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो जी ये 12 से, इसको हम जब 12 से काटेंगे तो 12 तिया 36 और 12 दूना 24, 32 हो गया, और ये 32 इधर जाके गुना होगा 2 से 32 दूना 64 सेंटीमीटर बराबर इधर क्या बच जाएगा? 8x,
और 8 से काट देंगे 8 बार में, तो x का वैल्यू जी क्या आया 8 आया, x का वैल्यू क्या आया 8 आया। तो सबसे छोटी भुजा कौन सा है 3x, और x की जगह पर हम क्या रखेंगे 8, और 8 दिया ये क्या हो जाएगा 24। इस सवाल का क्या था उत्तर था। तो इस सवाल में फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं थी और इतना करने की भी आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। अब जब समझ जाएंगे तो आप सीधा इस वाला लाइन को लिखेंगे और बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है भैया, समझाना सबको है तो हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन आपको एग्जाम में स्मार्ट तरीका से कम समय में सवाल को सोल्व कर देना है, ठीक है। आते हैं हम लोग पैरेललोग्राम पे, समांतर चतुर्भुज पे। देखिए पैरेललोग्राम से भी सवाल अच्छा खासा आता है और आपको ना ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज किस चिड़िया का नाम है। अगर ये चीज़ आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे सवाल को तोड़ेंगे। तो सवाल कहता है कि एक पैरेललोग्राम की 2 आसन भुजा एडजेसेंट साइड, अभी हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। एडजेसेंट साइड की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं की बीच की दूरी क्या होगी। सवाल को भी जाने दीजिए, पहले समझिए कि पैरेललोग्राम किस चिड़िया का नाम है। तो जब भी आपके सामने समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम शब्द आएगा तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होगा और समानांतर भी होगा, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होगा और समानांतर भी होगा। मतलब एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होगा और देखिए ये दोनों साइड क्या है लेंथ में बराबर है और ये दोनों साइड क्या है पैरेलल है। तो सेम ये दोनों साइड और ये दोनों साइड भी क्या है बराबर है और क्या है पैरेलल है, बराबर है और पैरेलल है। तो जी समांतर चतुर्भुज जब भी आपसे पूछेगा तो एक ऐसा फिगर बनाना है। ये फिगर थोड़ा ठीक से नहीं बना है ना, ये देखिए ऐसे बनता है, ठीक है। तो जब भी समानांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम आपसे पूछे तो ऐसा फिगर बनाना है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर भी हो और पैरेलल भी हो। हम सबका नाम दे दिए हैं समझने के लिए ABCD। तो इसमें देखिए आप लिख लीजिए AB बराबर DC है और AB पैरेलल है DC का, पैरेलल है DC का। देखिए पैरेलल का मतलब होता है 2 लाइन पैरेलल है, इसका मतलब दोनों लाइन को हम जितना दूर लेके जाएंगे हर जगह उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। जैसे ट्रेन का पटरी आपस में क्या होता है पैरेलल होता है, तो ट्रेन का पटरी को आप कहीं भी नाप लीजिए हर जगह उनके बीच का दूरी बराबर होगा। अगर आप कोई एक ट्रेन का पटरी को नाप रहे हैं तो उनकी हर जगह का बीच का दूरी बराबर होता है, उसी को पैरेलल कहते हैं। और 2 पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, मतलब 2 पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे से कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। इस बात को आप याद रखिए। तो ये हमारा DC वाला पैरेलल है किसके साथ AB के साथ, तो इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। अब देखिए अब जो रेस्ट हमारा 2 साइड है AD और BC, तो AD बराबर BC है और हमारा जो AD है वो पैरेलल है BC के। ये दोनों लाइन भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। और इन दोनों भुजाओं के बीच का दूरी ही तो ऊंचाई है और इन दोनों भुजाओं के बीच का दूरी भी क्या है ऊंचाई है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने का 2-3 फॉर्मूला होता है, अब सबको एक साथ समझ लीजिए क्योंकि जो चीज़ आपको दिया हुआ रहेगा उसी से आप जो है क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा। तो क्षेत्रफल निकालने का जो पहला फॉर्मूला है वो है कि आधार गुना ऊंचाई। देखिए अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसको आधार मानते हैं, इस भुजा AB को हम आधार माने हैं तो इसका क्षेत्रफल के लिए हमको ऊंचाई दे देगा। इसका मतलब ये है कि DC और AB के बीच का दूरी, अगर ये चीज़ हमें कोई बता दे हाइट h, तो हम इसका एरिया बोलेंगे कि आधार AB गुना
ऊंचाई, ए बी इंटू हाइट। ठीक है, तो इससे हम इस पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। या अगर हम इस वाले भुजा को आधार मान लें, BC को, हम इस बार BC को आधार मान लिए हैं, तो BC और AD के बीच का दूरी अगर कोई हमको बता दे या ऊंचाई बता दे, तो AD और BC के बीच का दूरी ये देखिए, मान लीजिए ये है ना, और ये क्या है, H, ये बड़ा वाला H है, ये क्या है, बड़ा वाला H है। तब भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू बेस अब माने हैं BC का, और ये हमारा हाइट है, ये हमारा हाइट है। तो हम दोनों साइड में से किसी भी तरीका से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, ये भी इस BC इंटू एच भी आपका ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएगा, और AB इंटू एच भी आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएगा। आप इसको ऐसा लिख लीजिए कि इसको H1 लिख लीजिए और इसको H2 लिख लीजिए, इसको H1 और इसको H2। तो क्या हम ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर नहीं होगा, तो क्या हम इसको AB इंटू H1 बराबर BC इंटू H2 नहीं लिख सकते हैं? ये भी तो, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने का पहला दो तरीका ये है कि आपको एक भुजा का लंबाई दे दे और उस भुजा के समांतर जो भुजा है उनके बीच का आपको दूरी बता दे, ऊंचाई बता दे, तब भी आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी तरीका से अगर इस भुजा का या देखिए ये दोनों भुजा आपस में बराबर है और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इन दोनों भुजाओं के बीच हमारा हाइट है H1 और इन दोनों भुजाओं के बीच का हाइट है हमारा H2। तो हमें कुछ भी दे दे, हम आसानी से क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने का दूसरा तरीका क्या है, अगर हमें इस पैरेललोग्राम में डायगोनल बता दे, क्या बता दे, डायगोनल बता दे, तो इसको भी आप लिख लीजिए अच्छा से। आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में सवाल यहाँ से घुमा के आएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं, है ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा चीज़ आपको क्या बता दे कि ये हमारा समानांतर चतुर्भुज है ना, ABC और D। अगर हमें कोई इसका डायगोनल कर्ण बता दे कि कर्ण का लंबाई क्या है, कर्ण का लंबाई क्या है, और कर्ण से सामने वाले शीर्ष का दूरी क्या है, सामने वाला शीर्ष का ऊंचाई क्या है, सामने वाला शीर्ष का ऊंचाई क्या है, ये वाला हाइट बता दे, तब भी हम इसका एरिया बता सकते हैं। एरिया बराबर AC गुना H, ये वाला हाइट, यहाँ से यहाँ तक का हाइट अगर आपको बता देगा तब भी हम इसका क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं, आसानी से। तो ये तीनों तरीका आपको याद रखना है, जो आपको मिले आप उसी तरीका से आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है और डायगोनल से सामने वाला वर्टेक्स का हाइट दिया हुआ है, तब आप इस फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दोनों साइड दिया हुआ है, दो एडजेसेंट साइड, देखिए दो आसन भुजा किसको कहते हैं भाई, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, अगल बगल, पड़ोसी। तो देखिए अब ध्यान दीजिए, ये साइड और ये साइड क्या हो गए, आसन, एडजेसेंट साइड। साथ ही साथ ये साइड और ये साइड भी क्या हो गया, आसन, एडजेसेंट साइड। देखिए जब दो साइड एक दूसरे से मिलेगा ना, तो वो दोनों साइड कहलाएगा एडजेसेंट साइड, आसन भुजा। ठीक है,
तो ये भुजा और ये भुजा यहाँ पे मिल रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया, पड़ोसी हो गया। साथ ही साथ ये भुजा और ये भुजा भी मिल रहा है, तो ये दोनों भी क्या हो गया, आसन हो गया। ये भुजा और ये भुजा भी मिल रहा है, तो ये दोनों भी क्या हो गया, आसन हो गया। ये भुजा और ये भुजा भी मिल रहा है, तो ये दोनों भी क्या हो गया, आसन हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया। इस चीज़ को समझिए, क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, कंसेप्ट रहेगा तो सवाल को चुटकी में तोड़ देंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि ये सवाल कह क्या रहा है। ये चीज़ आपको ना याद रखना है मेरे भाई कि हम समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो ये दो तरीका, तीसरा तरीका आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तीसरा तरीका आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम फिर से बनाते हैं एक बार पैरेललोग्राम। हम आपको फिर से बना के दिखाते हैं पैरेललोग्राम। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और ये हमने डाल दिया डायगोनल, ठीक है। ये हमने डाल दिया डायगोनल, ठीक है। अब अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आपको अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बता दे, इसका एरिया बता दे, और आप इस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो कोई एक ट्रायंगल का एरिया आपको बता दे तो आप इसको डबल कर दीजिएगा, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल ये जो हमारा ABCD है इसका एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल क्या कह रहा है वो आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ये सवाल कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का जो 2 आसन भुजा है, एडजेसेंट साइड है, उसका लंबाई 15 और 18 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या है। अब एक बात समझिए, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं और फिर से हम इसको आपके सामने लेके आते हैं, देखिए ध्यान से, है ना। बहुत बढ़िया सवाल है और हम आपको कंसेप्ट के साथ बता रहे हैं। तो देखिए, तो हमने यहाँ बनाया आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है भाई। मेरे हाथ से एग्जैक्ट फिगर नहीं बनता है, अब भावना को समझिएगा, ठीक है। और इसका आसन भुजा, 2 आसन भुजा का लंबाई दिया हुआ है 15 और 18, ठीक है। तो बड़ी भुजा, तो हम इसको माने बड़ी भुजा 18 सेंटीमीटर, और ये जो एडजेसेंट साइड है या तो ये दोनों में से किसी को ले सकते हैं। ये भी आसन है और ये भी आसन है, मतलब इसका पड़ोसी ये भी है और इसका पड़ोसी ये भी है, ठीक है। तो ये 18 है तो ये भी हमारा 18 होगा, और इसको हम 15 सेंटीमीटर माने तो ये भी हमारा क्या होगा, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा बराबर भी होता है और समानांतर भी होता है, पैरेलल भी होता है। अपोजिट साइड जो है इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है, ठीक है। फिर बोला है कि यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, देखिए ये हमारा छोटी भुजा है ना भाई, तो इनका बीच का दूरी है, इनका बीच का दूरी हम नापते हैं। इनका बीच का जो हाइट दिया है, वो जो इनके बीच का दूरी है ना, वो दिया है 12 सेंटीमीटर। वो क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो बोला है कि बड़ी भुजाओं के बीच का दूरी, मतलब बड़ी भुजा कौन सा है, 18 वाला है, तो इनके बीच का दूरी, तो भैया इनके बीच का दूरी हम यहाँ से यहाँ नाप देते हैं। तो इनके बीच का दूरी, ये वाला दूरी क्या होगा, इसको हम H नाम दिए। क्या नाम दिए हम, H नाम दिए, ठीक है। अभी हम आपको एक कंसेप्ट बताए थे कि इसका एरिया हम 2 तरीक़ा से निकाल सकते हैं। तो पहला, अगर हम बोले कि हम इसको आधार माने हैं, ये हमारा आधार है, तो ये हमारा क्या है, ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर गुना H। और अब अगर हम इसको आधार मान लें तो ये भी हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 15 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, ये भी हमारा इसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया है और ये भी हमारा इसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया है, तो दोनों एरिया आपस में बराबर होगा। एरिया हम आपस में बराबर क्यों किए, क्योंकि दोनों साइड का लेंथ दिया हुआ है और एक हाइट दिया हुआ है, तो दूसरा हाइट हमें इसी तरीक़ा से निकालना होगा, ठीक है। अब इसको कुटम कर दीजिए, ठीक है। तो 6 से काटिए, 6 तिहाई 18 और 6 दूना 12,
ठीक है, और 3 से 3 बचे 15, तो जो हाइट निकल के आया वो 5 दूना 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये आपका हाइट हो गया। ये वाला हाइट कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर बराबर क्या हाइट हो गया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया, हाइट हो गया। अब इस फॉर्मूला को मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। आंसर तो आ गया। मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग जो है पैरेललोग्राम का एरिया 2 तरीका से निकाल सकते हैं और दोनों ही बार एरिया हमारा बराबर आएगा। अगर हम इसको आधार माने और ये हमारा ऊंचाई कितना है 10, तब हम अगर एरिया निकालेंगे तो 18 गुना 10 कितना होगा, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, हम अब की बार इसको आधार माने तो ये हमारा ऊंचाई बनेगा, तब हमारा एरिया क्या होगा, तब हमारा एरिया 15 सेंटीमीटर है। ये हमारा बेस और हमारा हाइट कितना है, 12 सेंटीमीटर। दिख रहा है ना, 12 सेंटीमीटर। तब भी अच्छा, इसको ऊपर लिख देते हैं ना, इसको ऊपर लिख देते हैं। तो हम एक बार आधार माने 18 को, फिर से समझिए, है ना, हम एक बार आधार माने 18 को 18 सेंटीमीटर और हमारा ऊंचाई क्या रहा 10 सेंटीमीटर। तब हमारा एरिया क्या हो गया, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला। दूसरा, अब की बार हम आधार मान लिए इस भुजा को, तो इस भुजा के लिए ऊंचाई हमारा क्या हो गया, ये भुजा, तो हमारा एरिया क्या हो गया, देखिए तो हमारा एरिया हो गया 15 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर, और 15 12 कितना होता है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोनों ही बार एरिया मेरा सेम आया कि नहीं, तो आप समझ लीजिए कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो हम है 2-3 तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक है, 2-3 तरीका से हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, तीसरा वाला तरीका हम आपको क्या बताएं कि मान लीजिए एक क्वेश्चन होता, इसको हम हटा दे रहे हैं, मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन होता अलग सा कि एक समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण 30 सेंटीमीटर का है और विकर्ण से सामने वाला शीर्ष का जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण दे दिया है 30 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण का लंबाई आपको 30 सेंटीमीटर बता दिया है, और बोला है कि विकर्ण से सामने वाला शीर्ष का जो लंबाई है, सामने वाला शीर्ष का जो ऊंचाई है वो आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तब भी हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, विकर्ण का लंबाई गुना विकर्ण से सामने वाला शीर्ष का लंबाई कितना होता है, 6×18 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब भी मेरा आंसर आता। लेकिन ये चीज़ें आपको लैंग्वेज में दी हुई रहेंगी, तो आपको ये चीज़ समझना है। तो भाई मैंने आपको पैरेललोग्राम की सारी बेसिक बातें समझा के बताया है, तो आप इस बात को समझिएगा। ठीक है, लोग आते हैं रोम्बस के ऊपर। देखिए रोम्बस से ना बहुत मुश्किल सवाल नहीं बनता, क्योंकि रोम्बस है ही आसान। ठीक है, कहता है देख भाई, रोम्बस को ही कहते हैं समचतुर्भुज, हिंदी में समचतुर्भुज। पहले वाले क्लास में मैंने कंसेप्ट को डील किया है अच्छे से, यहाँ भी मैं आपको बता दूंगा, समझिए ध्यान से। कहता है कि यदि एक रोम्बस की क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक समचतुर्भुज का एरिया, एक रोम्बस का एरिया दे दिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा उसके एक विकर्ण, एक डायगोनल का लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, दूसरे डायगोनल का लेंथ आपसे पूछा है। तो इस सवाल में फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमें समझाना है, लेकिन एग्जाम में आप फिगर मत बनाइएगा क्योंकि वो आपका टाइम लेगा। ठीक है, देखिए तो एक समचतुर्भुज, तो जैसे ही पूछा समचतुर्भुज, तो ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसका चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। आप स्क्वायर का शेप देख रहे हैं ना, स्क्वायर के शेप को थोड़ा सा चिपटा कर देना है। ये हमारा स्क्वायर था, हम इसको थोड़ा इधर से कर दिए चिपटा, तो स्क्वायर के शेप को थोड़ा सा टेढ़ा आप कर दीजिएगा तो वो आपका रोम्बस बन जाएगा। बस आपको स्क्वायर में करना क्या है कि 90 डिग्री वाला एंगल को थोड़ा सा चपटा कर देना एक साइड, तो वो हर तरफ एडजस्ट हो जाएगा रोम्बस में। ठीक है, देखिए तो रोम्बस का जो हर साइड है वो क्या होता है, बराबर होता है, चारों साइड बराबर होता है, चारों साइड बराबर होता है, चारों साइड ए यूनिट है ना। और रोम्बस का 2 डायगोनल होता है, 2 विकर्ण होता है, और दोनों विकर्ण का लंबाई क्या अलग अलग होता है।
देखिए, एक ये हमारा विकर्ण है, इसको नाम हमने दिया D1, और एक विकर्ण ये है, इसका नाम हमने दिया D2। ये दोनों डायगोनल का लेंथ क्या है, अलग अलग होता है, ये बातें मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे पूछा है कि एक डायगोनल का लेंथ दे दिया है और दूसरे वाला डायगोनल का लेंथ आपसे पूछा है। तो देखिए, रोम्बस का जब आपको एरिया निकालना होना तो आपको डायगोनल के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका एरिया का फॉर्मूला ही होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। मतलब दोनों विकर्ण के गुणनफल को अगर हम आधा कर देंगे तो वो जो आएगा वो जो है समचतुर्भुज रोम्बस का क्षेत्रफल निकल के आएगा। ठीक है, तो एरिया हमें कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हाफ इंटू एक डायगोनल, कोई भी एक डायगोनल हम मान लेते हैं हमारा 5 सेंटीमीटर है, इंटू D2 हमको निकालना है। तो देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर को काटेंगे तो क्या बचेगा, सेंटीमीटर। देखिए, यूनिट भी काटना आपको आना चाहिए। ठीक है, और 5 से 5 तिहाई 15, और ये 3 दूना 6 सेंटीमीटर बराबर हमारा दूसरा वाला डायगोनल हो जाएगा, और 6 सेंटीमीटर क्या होगा, इसका आंसर होगा। रोम्बस में एक बात आप और समझ लीजिए कि इसका जो परिमाप होगा ना, परिमाप वही होगा जो आपका स्क्वायर का परिमाप होता है। चारों भुजा इसका बराबर है तो ए हमारा क्या होगा, 4a इसका क्या होगा, परिमाप होगा। ठीक है, चारों भुजाओं का जोड़। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बात और समझ लीजिए कि इसका जो डायगोनल होता है ना, वो दोनों जहाँ पे कट करता है, इसी फिगर से आप समझिएगा। इसी को हम फिर से बना रहे हैं। ठीक है, इसी को हम फिर से बना रहे हैं, देखिएगा, इसी फिगर को हम फिर से बना रहे हैं समझाने के लिए। ठीक है, ये हमारा समचतुर्भुज है और इसका ये दोनों डायगोनल है, एक डायगोनल ये है और हमारा एक डायगोनल ये है, और दोनों डायगोनल यहाँ पे कट किया। ये जो रेड वाला है उसको हम माने हैं D1, और जो हमारा ब्लू वाला है काला वाला, इसको हम माने D2। तो जी D1 देखिए, इसी सवाल में दोनों डायगोनल का लेंथ आ गया है। तो मान लेते हैं D1 हमारा है 6 सेंटीमीटर, ये जो रेड वाला है, और D2 है हमारा 5 सेंटीमीटर, ये वाला जो काला वाला है। ठीक है, अब देखिए, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटता है ना, यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो एक 90 डिग्री इधर बनेगा, एक 90 डिग्री इधर बनेगा, एक 90 डिग्री इधर बनेगा, और एक 90 डिग्री इधर बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को काटता है ना, वहाँ पे उसमें इसके अंदर 4 समकोण त्रिभुज बनता है। 1 समकोण त्रिभुज, 2 समकोण त्रिभुज, 3 समकोण त्रिभुज और 4 समकोण त्रिभुज, और चारों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि जहाँ पे डायगोनल एक दूसरे को काटता है, जहाँ पे डायगोनल एक दूसरे को काटता है, वहाँ से ना डायगोनल का लेंथ बराबर होता है। अगर ये हमारा 6 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर इधर होगा और 3 सेंटीमीटर इधर होगा। ये वाला हमारा 5 सेंटीमीटर है तो 2.5 ऊपर होगा और 2.5 नीचे होगा। ये चीज़ आपको समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है 90 डिग्री का कोण। यहाँ से भी एक सवाल आता है। ठीक है, यहाँ से भी एक सवाल आता है, बताते हैं। इस सवाल को देखिए, इस सवाल से आपको और कुछ बातें समझ में आएंगी। देखिए, कहता है कि यदि रोम्बस के डायगोनल्स 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का विकर्ण आपको बता दिया है। दोनों विकर्ण, एक 24 सेंटीमीटर है और दूसरा 10 सेंटीमीटर। देखिए, एक 24 सेंटीमीटर है और दूसरा 10 सेंटीमीटर है। तो रोम्बस का परिमाप, इसका परिमाप क्या होगा? तो बस समचतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए भुजा का लंबाई मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसका चारों भुजा बराबर होता है। तो चारों भुजा को जोड़ देंगे या एक भुजा को 4 से गुना कर देंगे, बात बराबर है, हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि डायगोनल्स दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है, और विकर्ण के सहारे हमको आना है भुजा पे। कैसे निकालेंगे? देखिए, अभी जो मैंने बातें बताई उसी से रिलेटेड ये सवाल है। तो हम आपको समझाने के लिए एक यहाँ पे समचतुर्भुज बनाते हैं जिसका
चारों भुजा जिसका, देख भाई फिगर ऊपर नीचे हो तो माफ़ी देना, ठीक है, जिसका चारों भुजा आपस में क्या है भाई, बराबर है। तो ये हमारा समचतुर्भुज है जिसका चारों भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। इनका विकर्ण दिया हुआ है, तो जो सबसे बड़ा वाला विकर्ण ये होगा ये, और छोटा विकर्ण हमारा ये वाला होगा, ठीक है। तो बड़ा वाला विकर्ण को हम नाम दिए D1 और छोटा वाला विकर्ण को हम नाम दिए D2, आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैंने आपको अभी क्या बताया कि जहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को काटता है वहाँ से विकर्ण जो है आधा आधा बट जाता है। अगर D1 का लेंथ हम बोले कि ये 24 सेंटीमीटर है क्योंकि ये बड़ा है, और D2 का लेंथ ये 10 सेंटीमीटर है क्योंकि ये छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये 24 है तो इधर वाला हिस्सा 12 होगा और इधर वाला हिस्सा क्या होगा, 12 होगा, यहाँ से आधा और यहाँ से आधा। अगर ये हमारा D2 10 है तो ऊपर वाला हिस्सा 5 होगा, है ना, और नीचे वाला हिस्सा भी 5 होगा। ये बातें मैंने आपको अभी बताई। इसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पे ये कट करता है ना वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर ये हमको ए का वैल्यू चाहिए, अगर इस भुजा का लंबाई चाहिए, तो समकोण त्रिभुज में आपका देखिए ये दोनों भुजा 12 वाला और 5 वाला एक दूसरे पे लंब है, परपेंडिकुलर है, तभी तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब जब दो भुजा एक दूसरे पर लंब होगा तब 90 डिग्री का जन्म होगा, ये मैंने आपको बताया है। तो अगर हम इस फिगर को बाहर निकालें काट के या ना निकालें, आप समझदार हैं, तो ये दोनों भुजा एक दूसरे पे लंब है, तो ये तीसरा हाइपोटेनस निकालने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो शेष दो जो भुजा बचता है उनका स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। एक बात तो ये हो गया। या अगर आपको ट्रिपलेट का नॉलेज है, जो मैं आपको ट्रिगो में बताऊंगा अच्छे से, तो अगर आपको ट्रिपलेट का नॉलेज है तो आप बोलेंगे कि ये 5 है, ये 12 है, तो हाइपोटेनस का 13 होगा। अगर आपको ट्रिपलेट का नॉलेज है तो, क्योंकि 5, 12 और 13 जो है पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, और 13 इसका क्या होगा, कर्ण होगा। और ये 5 और ये 12, ये 5, 12 एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण वो कभी भी इंटरचेंज नहीं होगा। अब क्योंकि आपको ये चीज़ मान लीजिए कि नहीं मालूम है, तब आप कैसे निकालेंगे, एग्जाम में भूल जाएंगे, तब आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ये सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, ए, तो जी ए का स्क्वायर बराबर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर का सम, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 169। ये ए स्क्वायर का वैल्यू है 169, हमें ए का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और ए बराबर क्या आ जाएगा, 13। ए बराबर क्या आ जाएगा, 13। तो इसका लेंथ क्या आ गया, 13। अब इसका चाहिए परिमाप, तो ये भी 13, 13, 13, 13, तो 13 चौके 52 सेंटीमीटर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो अब आप इन सारी बातों को समझ गए होंगे। और दोस्त मैंने आपको जितना भी चीज़ एरिया में बताया, ठीक है, अगर उसके अलावा कुछ छूटा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। अब देखिए रोम्बस में इसी टाइप का सवाल आएगा, आपको डायगोनल दे देगा, आपको साइड दे देगा, आपसे एरिया पूछ लेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आगे पीछे करना आपको आना चाहिए, तभी आपके एग्जाम में सवाल जो है बनेगा, नहीं तो सवाल छूट जाएगा। तो भाई मेरे साइड से, मेरे तरफ से झारखंड CGL या आप सचिवालय इसको बोलते हैं, सचिवालय का जो भी सिलेबस अभी तक था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरी की पूरी क्षेत्रफल जो है पढ़ाया, अभी तक का जो लेवल है और जो आपका आ सकता है। अगर कुछ छूटा है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ से इसको बताइए कि सर ये चीज़ छूटा है, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, उस टॉपिक पे अगर कुछ छूटा हो तो। और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को फिर से जाके देखिए, और जितना भी एरिया का वीडियो है ना, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने अगर पहले वाला नहीं देखा तो आप उसको भी देख लीजिए, ठीक है।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई थोड़ा सपोर्ट दीजिए, थोड़ा चैनल को सपोर्ट दीजिए ताकि हम लोग मोटिवेट होके और ज़्यादा मेहनत करें आपके प्रति, और ज़्यादा मेहनत, एकदम आप ही के लिए जीना मरना, हंसना रोना सब आपके नाम। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं, बाय।